रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का विश्लेषण शुरू करने से पहले ना मैं चाहता हूं कि जरा एक स्थिति की कल्पना की जाए। बिल्कुल। बताइए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 7 साल के लिए किसी युद्ध बंदी शिविर में कैद है। उसे रोज शारीरिक यातना दी जा रही है। मतलब बाहर निकलने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिख रही है। बाप रे, ये तो बहुत भयानक स्थिति है ना? और फिर भी जब वो इंसान सालों बाद वहां से आजाद होता है तो वो कहता है कि वो अनुभव उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन मोड़ था। मतलब सुनने में ही एकदम अजीब लगता है। कोई ऐसा कैसे कह सकता है? वही तो, ये कैसे संभव है? कोई इंसान इतने गहरे अंधकार में भी प्रकाश कैसे ढूंढ सकता है? तो आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण रायन हॉलिडे की बहुत ही मशहूर किताब द ऑब्स्टिकल इज द वे के 10वीं वर्षगांठ वाले विस्तारित संस्करण पर है। हाँ, और ये किताब कोई सामान्य सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये किताब सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटती, बल्कि उस मानसिकता को डिकोड करती है जो दुनिया के सबसे सफल और लचीले लोगों में पाई जाती है। सही कहा आपने। और देखिए, ये मानसिकता कोई आज की नई खोज नहीं है। ये असल में लगभग 2000 साल पुराने एक जीवन दर्शन पर आधारित है, जिसे हम स्टोइसिज्म कहते हैं। हाँ, स्टोइसिज्म। और इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? इसे एक गुलाम से लेकर एक सम्राट तक सबने अपनाया है। रायन हॉलिडे की इस पूरी किताब का जो आधार है ना, वो रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस के एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से आता है। मार्कस ऑरेलियस, जो खुद इतने शक्तिशाली थे। बिल्कुल। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि जो कार्य में बाधा डालता है वही कार्य को आगे बढ़ाता है। मतलब रास्ते की रुकावट ही हमारा रास्ता बन जाती है। हम अक्सर मानते हैं कि बाधाएं हमारे लक्ष्य के बीच में आ गई हैं, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि वो बाधा ही हमारा नया लक्ष्य है। पता है, जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे ये बिल्कुल बहते हुए पानी की तरह लगा। इतनी करता कि अरे ये चट्टानियां क्यों आ गई। हाँ, पानी कभी रुकता नहीं है। एग्जैक्टली। वो पानी बस उस चट्टान के किनारों से अपनी जगह बनाता है, अपना आकार बदलता है और एक नया रास्ता निकालकर आगे बढ़ जाता है। तो असल में चट्टान ने पानी को रोका नहीं, बल्कि उसे एक नई दिशा दे दी। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। पानी की वो तरलता और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की जो क्षमता है, वही इस किताब का मुख्य संदेश है। लेकिन देखिए, यहाँ मेरे दिमाग में एक व्यवहारिक सवाल उठता है। पूछिए। मार्कस ऑरेलियस तो रोमन साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। मतलब उनके पास सेना थी, सत्ता थी, संसाधन थे। पर आज के समय का कोई आम इंसान जो मान लीजिए अपनी नौकरी जाने के डर से जूझ रहा है या अपनी ईएमआई चुकाने की चिंता में है। हाँ, रोजमर्रा की परेशानियां। बिल्कुल। या पारिवारिक झगड़ों में फंसा हुआ है। उसके लिए तीसरी सदी का ये दर्शन आज कैसे काम आ सकता है? मतलब क्या ये सिर्फ अमीरों का दर्शन नहीं लगता? ये बहुत ही शानदार और ज़रूरी सवाल है। और मैंने अक्सर देखा है कि लोगों को लगता है कि स्टोइसिज्म का मतलब सिर्फ अपनी भावनाओं को दबा लेना है। हाँ, एकदम पत्थर बन जाना। हाँ, या फिर हर बुरी चीज़ में ज़बरदस्ती सकारात्मकता ढूंढना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस दर्शन का असली उद्देश्य झूठी तसल्ली देना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका उद्देश्य है हर बुरी से बुरी स्थिति में उत्कृष्टता का अभ्यास करना। प्राचीन यूनानी भाषा में इसे अरेटे कहा जाता है। अरेटे? हाँ, इसका मतलब है कि जब दुनिया बहुत अनुचित व्यवहार कर रही हो, तब भी एक व्यक्ति अपनी गरिमा, अपने सद्गुण और अपनी सोचने की क्षमता को कैसे बचाए रख सकता है। मतलब यह नियंत्रण खोने के बारे में नहीं है, बल्कि यह पहचानने के बारे में है कि जब सब कुछ छिन जाए, तब भी हमारे पास क्या बचता है। तो अगर हम ये समझें कि ये चर्चा असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो ये उन सभी लोगों के लिए है जो इस वक्त अपने जीवन में किसी बड़ी दीवार के सामने खड़े हैं। बिल्कुल सही कहा। चाहे वो कोई रुकी हुई व्यावसायिक परियोजना हो, दफ्तर की कोई राजनीति हो, या जीवन की कोई ऐसी बड़ी विफलता जिसने इंसान को अंदर तक तोड़ दिया हो। हाँ, और विशेष रूप से मैं कहूंगी कि ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा समाधान है जो आज के समय की उस खोखली प्रेरणा से थक चुके हैं। ओहो, वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी। एकदम सही। जिसे हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं। इंटरनेट पर ऐसे हजारों संदेश हैं जो कहते हैं कि बस अच्छा सोचो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, वाइब्स अच्छी रखो बस। हाँ, लेकिन जब असल जिंदगी में कोई बड़ा संकट आता है ना, तो वो खोखली प्रेरणा धरी की धरी रह जाती है।
लोगों को एक ऐसा व्यावहारिक ढांचा चाहिए जो उन्हें घबराहट और हताशा के उस अंधेरे से बाहर निकाले और एक ठोस समाधान की ओर ले जाए। ये किताब ठीक वही ढांचा प्रदान करती है। तो चलिए फिर इस ढांचे को समझना शुरू करते हैं। पूरी किताब मुख्य रूप से 3 बड़े स्तंभों पर टिकी है और मजेदार बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ। ये है धारणा, कार्य और इच्छा शक्ति। तो सबसे पहले बात करते हैं धारणा की, यानी हम स्थितियों को किस नजरिए से देखते हैं। धारणा ही वह जगह है जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। देखिए, हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती बाहरी दुनिया नहीं होती। अच्छा। जी, चुनौती ये होती है कि हम उस बाहरी दुनिया को अपने दिमाग में कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। प्राचीन स्टोइक दर्शन में एक सिद्धांत है, ता एफेहेमिन। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत ही सरल अर्थ है कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब कोई मुसीबत आती है ना, तो हमारी आधी से ज्यादा ऊर्जा उन चीजों पर शिकायत करने में बर्बाद हो जाती है जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन छाता खोलना हमारे नियंत्रण में है। बहुत सही उदाहरण है। और इस बात को किताब में हॉलीवुड स्टार जॉर्ज क्लूनी के उदाहरण से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। वो कहानी बहुत दिलचस्प है ना? मतलब आज हम उन्हें एक बहुत बड़े और सफल सुपरस्टार के रूप में देखते हैं, लेकिन अपने शुरुआती सालों में क्लूनी लगातार ऑडिशन में रिजेक्ट हो रहे थे। हाँ, काफी संघर्ष किया था उन्होंने। सालों तक उन्हें कोई ढंग का काम नहीं मिला। और मजेदार बात यह है कि इसका कारण उनकी एक्टिंग नहीं थी, बल्कि उनका नजरिया था। वे हर ऑडिशन में न एक याचक की तरह जाते थे। उनके दिमाग में यही चलता रहता था कि किसी तरह ये निर्माता मुझे पसंद कर लें, मुझे ये काम मिल जाए। और निर्माताओं को वो हताशा तुरंत दिख जाती थी। देखिए, कोई भी एक हताश इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता। बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर क्लूनी ने अपनी धारणा बदली। उन्होंने स्थिति को एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने सोचा कि कास्टिंग करना निर्माताओं के लिए भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। हाँ, उनका भी तो काम अटका हुआ है। बिल्कुल, वे लोग भी तनाव में हैं, क्योंकि उन्हें अपने शो के लिए एक ऐसा शानदार अभिनेता चाहिए जो उनके लाखों डॉलर बचा सके और शो को हिट करा सके। तो क्लूनी ने खुद को उस समाधान के रूप में देखना शुरू किया। वे अब काम मांगने नहीं जा रहे थे, बल्कि निर्माताओं की समस्या को हल करने जा रहे थे। और इस एक छोटे से मानसिक बदलाव ने उनके पूरे करियर की दिशा ही बदल दी। ये कहानी वाकई बहुत प्रेरित करती है। लेकिन देखिए, यहाँ मुझे थोड़ा असहमत होना पड़ेगा आपसे। बताइए। देखिए, जॉर्ज क्लूनी एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे। उनके पास कौशल था। हॉलीवुड के ऑडिशन में नजरिया बदलना शायद आसान हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अचानक कोई गंभीर बीमारी का पता चलता है। समझ रही हूँ। या रातों रात उसकी कंपनी बंद हो जाती है और वो इंसान सड़क पर आ जाता है। ऐसे गहरे आघात के समय क्या सिर्फ ये कह देना है कि अपना नजरिया बदल लो थोड़ा असंवेदनशील और अव्यवहारिक नहीं लगता? मतलब क्या ये जख्म पर सिर्फ पट्टी बांधने जैसा नहीं है? ये बहुत ही गहरा और बहुत आवश्यक सवाल है, और मुझे लगता है इसका जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टोइसिज्म को अक्सर यहीं पर गलत समझा जाता है। हाँ। देखिए, जब हम धारणा बदलने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस दर्दनाक घटना को नजरअंदाज कर दिया जाए या उसे जबरदस्ती अच्छा मान लिया जाए। बीमारी बुरी है, नौकरी जाना बुरा है, ये एक यथार्थ है, इसे हम नकार नहीं रहे। स्टोइक और बौद्ध दर्शन में ना 2 तीरों की एक बहुत पुरानी अवधारणा है। 2 तीरों की? हाँ। पहला तीर वो बाहरी घटना है, जैसे बीमारी या आर्थिक नुकसान। ये तीर हमें लगता है और दर्द देता है, हम इसे नहीं रोक सकते। और दूसरा तीर क्या है? दूसरा तीर वो कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं। जैसे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अब सब कुछ खत्म हो गया। ये दूसरा तीर हम खुद को मारते हैं। अरे वाह! तो धारणा बदलने का मकसद उस दूसरे तीर को रोकना है। जब कोई बड़ी मुसीबत आती है तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, वो हावी हो जाता है। हम घबरा जाते हैं, एकदम लकवाग्रस्त महसूस करते हैं। दिमाग काम करना बंद कर देता। बिल्कुल। तो धारणा को सही करने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस घबराहट को शांत किया जाए, ताकि हमारा तार्किक दिमाग दोबारा काम करना शुरू कर सके। जब हम वास्तविकता को बिना किसी भावनात्मक मिलावट के देखते हैं
तभी हम ये सोच पाते हैं कि ठीक है, ये हो गया, अब अगला कदम क्या होना चाहिए। समझ गया। यानी धारणा बदलना कोई मंजिल नहीं है, वो सिर्फ एक रास्ता साफ करने का तरीका है ताकि हम आगे बढ़ सकें। एकदम सही। और यहीं से किताब का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है, कार्य या एक्शन। मतलब जब दिमाग शांत हो जाता है और धारणा स्पष्ट हो जाती है तो कुछ करना जरूरी है। बिना कार्य के कोई भी महान विचार या शांत दिमाग एकदम व्यर्थ है। बिल्कुल। और वो कार्य केवल कुछ भी कर देना नहीं है, बल्कि वो सही दिशा में ऊर्जावान और निरंतर होना चाहिए। एथेंस के महान वक्ता डेमोस्थेनीज की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। डेमोस्थेनीज? हाँ, डेमोस्थेनीज कोई जन्मजात वक्ता नहीं थे। बचपन से ही उनमें हकलाने की समस्या थी। वे ठीक से बोल नहीं पाते थे और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थे। अच्छा। और इतना ही नहीं, उनके रिश्तेदारों ने उनके पिता की सारी संपत्ति भी हड़प ली थी। उनके पास रोने और भाग्य को कोसने के हजार कारण थे। लेकिन उन्होंने अपने उस गुस्से और हताशा को एक्शन में बदल दिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने खुद को एक तहखाने में बंद कर लिया। वे अपने मुंह में छोटे छोटे पत्थर रखकर बोलने का अभ्यास करते थे, ताकि उनकी जीभ को शब्दों का सही उच्चारण करने की आदत पड़े। बाप रे, मुंह में पत्थर रखकर? जी, वह समुद्र के किनारे जाकर तेज लहरों के शोर के बीच कविताएं जोर जोर से पढ़ते थे, ताकि वे भविष्य में शोर मचाती हुई भीड़ के सामने अपनी आवाज पहुंचा सकें। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आधे सिर के बाल मुंडवा लिए थे। आधे सिर के बाल? वो क्यों? ताकि वे शर्म के मारे घर से बाहर ना निकल सकें और सिर्फ अपने अभ्यास पर ध्यान दें। जब उनसे बाद में पूछा गया कि एक बेहतरीन भाषण देने के 3 सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हैं, तो उनका जवाब था एक्शन, एक्शन और एक्शन। ये कहानी तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। और मुझे विमानन इतिहास की महान पायलट अमेलिया एयरहार्ट का उदाहरण भी बहुत पसंद है किताब से। हाँ, अमेलिया एयरहार्ट। हाँ, शुरुआती दौर में जब विमान उड़ाना बहुत ही खतरनाक और अनिश्चित काम था, तब उन्होंने अपने विमान के एक हिस्से पर एक बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखी थी, हमेशा स्टिक को आगे की तरफ रखकर सोचें। विमान उड़ाते समय स्टिक को आगे रखने का मतलब है कि गति बनाए रखना, आगे बढ़ते रहना। अगर आप हवा में रुकने की कोशिश करेंगे तो आप गिर जाएंगे। सही बात है। यही निरंतरता दुनिया के महान लोगों को बाकियों से अलग करती है। आप थॉमस एडिसन को ही देख लीजिए। जब वो लाइट बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तो सही फिलामेंट खोजने के लिए उन्होंने 10,000 से ज्यादा प्रयोग किए। 10,000? बाप रे! उन्होंने बांस की रेशे, जानवरों के बाल, न जाने क्या क्या आजमाया। उनके सहयोगी थक चुके थे, दुनिया इसे विफलता मान रही थी, लेकिन एडिसन बस लगातार एक्शन ले रहे थे। वे मान चुके थे कि हर विफलता उन्हें सही समाधान के एक कदम और करीब ले जा रही है। लेकिन देखिए, यहाँ एक और व्यवहारिक समस्या आती है। जब हम कोई बहुत बड़ा काम शुरू करते हैं या किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो पूरी समस्या एक विशाल पहाड़ की तरह दिखती है। ये समझ ही नहीं आता कि पहला कदम क्या उठाएं। हाँ, घबराहट होने लगती है। बिल्कुल। तो इस घबराहट से बचने के लिए किताब में एक प्रक्रिया की बात की गई है, जिसे द प्रोसेस कहा गया है। इसमें अमेरिकी फुटबॉल के महान कोच निक सैवन की तकनीक का जिक्र है, जो यहाँ बहुत काम आती है। निक सैवन की वो तकनीक सिर्फ खेल में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। वे अपने खिलाड़ियों को स्पष्ट रूप से मना करते थे कि पूरे गेम को जीतने के बारे में मत सोचो, विरोधी टीम के बारे में मत सोचो, यहाँ तक कि स्कोरबोर्ड की तरफ भी मत देखो। तो फिर वो किस चीज पर ध्यान देने को कहते थे? उनका पूरा ध्यान सिर्फ अगले 7 सेकंड पर होता था। फुटबॉल का एक प्ले औसतन 7 सेकंड चलता है। वे कहते थे कि बस उन 7 सेकंड में अपना काम पूरी ईमानदारी और सटीकता से करो। जब वे 7 सेकंड खत्म हो जाएं, तो फिर अगले 7 सेकंड पर ध्यान दो। ये मानसिक तनाव को कम करने का कितना अद्भुत और तार्किक तरीका है। मतलब ये बिल्कुल गणित में बीजगणित या अलजेब्रा के किसी बहुत कठिन सवाल को हल करने जैसा है। अलजेब्रा? वो कैसे? देखिए, जब हमारे सामने कोई बहुत लंबा और जटिल समीकरण आता है, जिसमें बहुत सारे ब्रैकेट्स और वेरिएबल्स होते हैं, तो एक साथ उसे देखकर कोई भी घबरा जाएगा। ऐसा लगता है कि इसे हल करना असंभव है। हाँ, स्कूल के दिन याद आ गए मुझे, है ना? लेकिन हम उसे एक साथ हल करने की कोशिश नहीं करते। हम नियम के अनुसार सिर्फ एक हिस्से पर ध्यान देते हैं। हम एक छोटे से ब्रैकेट को खोलते हैं, एक x या y का मान निकालते हैं।
जब हम एक एक करके छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो अंत में वो भयानक से दिखने वाला सवाल हल हो ही जाता है। कितनी सुंदर उपमा दी है आपने। और यही प्रक्रिया का जादू है। अव्यवस्था और भविष्य की चिंता हमारे कार्य के सबसे बड़े दुश्मन है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि क्या मैं सफल होऊंगा, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे, क्या मैं इस कर्ज से बाहर आ पाऊंगा, तो हम अटक जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारा ध्यान वर्तमान में हमारे सामने मौजूद उस छोटे से काम से हट जाता है। प्रक्रिया हमें भविष्य के डर से निकालकर वर्तमान में ला खड़ा करती है। ये हमसे कहती है कि जो काम इस क्षण तुम्हारे हाथ में है, बस उसे सबसे बेहतरीन तरीके से करो। लेकिन देखिए, जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता। कई बार हमारी धारणा एकदम स्पष्ट होती है, हम प्रक्रिया का पालन करते हुए पूरी लगन से कार्य भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। ये तो है। कुछ बाधाएं इतनी बड़ी होती हैं जिन्हें हम अपने एक्शन से नहीं हरा सकते। और यहीं पर इस किताब का तीसरा और सबसे गहरा हिस्सा सामने आता है, इच्छा शक्ति या हमारी आंतरिक शक्ति। हाँ, इच्छा शक्ति। और यहाँ इच्छा शक्ति का मतलब वो नहीं है जो हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, जैसे वजन कम करने की इच्छा शक्ति या सुबह जल्दी उठने की इच्छा शक्ति। हाँ, वो तो बहुत छोटी चीजें हैं। स्टोइक दर्शन में इच्छा शक्ति का अर्थ है सहन करने की वो अजेय शक्ति जब बाहर के सारे रास्ते बंद हो जाए। ये हार मानने के बारे में नहीं है, ये स्वीकार करने और डटे रहने के बारे में है। जब आप बाहर की दुनिया में कुछ नहीं बदल सकते, तब आपको अपने भीतर के किले में शरण लेनी पड़ती है। इस संदर्भ में अब्राहम लिंकन की कहानी बहुत गहरी है। उन्होंने अमेरिका के इतिहास के सबसे भयानक दौर यानी गृह युद्ध का सामना किया था। पूरा देश टूट रहा था, लाखों लोग मारे जा रहे थे। और ये सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं था। जी, लिंकन व्यक्तिगत स्तर पर भी भयानक अवसाद और निराशा के शिकार थे। उनके अपने बच्चे की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने उस अकल्पनीय दबाव को कैसे झेला? कैसे? उन्होंने हास्य और अपार सहनशीलता का सहारा लिया। वे उस गहरे तनाव के बीच भी अपने कैबिनेट के लोगों को कहानियां और चुटकुले सुनाते थे, ताकि वे खुद को और अपने आसपास के लोगों को पूरी तरह टूटने से बचा सकें। और उससे भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी एडमिरल जेम्स स्टॉकटेल की है, जिनका जिक्र आपने एकदम शुरुआत में किया था। हाँ, युद्धबंदी शिविर वाले। हाँ, स्टॉकटेल 7 साल से ज्यादा समय तक वियतनाम के जेल शिविर में युद्धबंदी रहे। उन्हें बार बार भयानक शारीरिक यातनाएं दी गई। उनके पैरों में बेड़ियां तड़ी रहती थीं। वे एक छोटे से अंधेरे सेल में कैद थे। अब सोचिए, वहां कोई एक्शन या प्रक्रिया काम नहीं आ सकती थी, क्योंकि वे कैद में थे। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वहां उन्होंने अपनी इसी अजेय इच्छा शक्ति का उपयोग किया। इसे ही मनोविज्ञान में स्टॉकटेल पैराडॉक्स भी कहा जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। स्टॉकटेल ने देखा कि जो कैदी झूठी उम्मीद पालते थे ना कि हम क्रिसमस तक घर चले जाएंगे या हम ईस्टर तक आज़ाद हो जाएंगे, वे सबसे जल्दी टूट गए। क्योंकि जब वो दिन आता होगा और वो आज़ाद नहीं होते होंगे तो वो निराशा से मर जाते थे। स्टॉकडेल ने एक बहुत ही कठिन संतुलन बनाया। उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति की भयानक वास्तविकता को बिना किसी भ्रम के स्वीकार किया, लेकिन साथ ही अपने मन में ये अटल विश्वास भी बनाए रखा कि वे अंततः यहाँ से बाहर निकलेंगे और इस अनुभव को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बना देंगे। यही असल इच्छा शक्ति है। और खुद मार्कस ऑरेलियस ने भी अपने जीवन में इसी इच्छा शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया था। वे रोम के सम्राट थे। उनके एक बहुत ही करीबी सहयोगी और सेनापति एविडियस कैसियस ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और खुद को सम्राट घोषित कर दिया। ये तो बहुत बड़ा धोखा था। बहुत बड़ा। मार्कस के पास पूरी सत्ता थी। वे चाहते तो उस धोखेबाज को भयानक मौत दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस विश्वासघात को एक व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं लिया। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि कैसियस को मारा न जाए। उन्होंने उसे माफ करने का फैसला किया। उन्होंने उस भयानक धोखे को क्षमाशीलता का अभ्यास करने और एक बेहतर इंसान बनने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। ये असल में ना प्रकृति के उस नियम की तरह है जिसके बारे में जीव विज्ञानी अक्सर बात करते हैं। आपने लॉजपोल पाइन नाम के देवदार के पेड़ के बारे में सुना है? नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। उस पेड़ का जो बीज होता है वो राल या रेजिन से पूरी तरह सील होता है। वो सामान्य धूप या पानी में कभी अंकुरित ही नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर वो पेड़ बनता कैसे है? वो बीज तभी फूटता है जब जंगल में भयानक आग लगती है। जब जंगल जल रहा होता है तो उस अत्यधिक गर्मी से ही वो कठोर आवरण पिघलता है और बीज बाहर आता है।
विनाशकारी आग ही उसके जीवन का कारण बनती है। अरे वाह, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि जो चीज जंगल को नष्ट कर रही है वही उस बीज के लिए जीवन का स्रोत बन रही है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, यहां मुझे एक छोटी सी उलझन है जिसे मैं साफ करना चाहूंगा। हमने दूसरे हिस्से में कार्य के दौरान निरंतरता या दृढ़ता की बात की थी, जैसे एडिसन लगातार काम कर रहे थे, और अब हम इच्छा शक्ति में सहनशीलता की बात कर रहे हैं। इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल अक्सर एक ही अर्थ में किया जाता है। असल में इन दोनों में फर्क क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बारीक अंतर है। देखिए, दृढ़ता एक प्रकार की सक्रिय ऊर्जा है। जब आपके पास कोई समस्या है और आप उसे हल करने के लिए अलग अलग तरीके आजमा रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, तब आप दृढ़ हैं। जैसे एडिसन सही फिलामेंट ढूंढ रहे थे। हाँ, दृढ़ता किसी एक मुश्किल को पार करने के बारे में है, लेकिन सहनशीलता वो लंबी रेस की शक्ति है। ये तब काम आती है जब सारे रास्ते बंद दिखते हैं, जब आप बार बार हारते हैं, जब समय आपके खिलाफ होता है, और तब भी आप मैदान नहीं छोड़ते। यानी अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो दृढ़ता वो कुल्हाड़ी है जिससे आप पेड़ काटने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार प्रहार कर रहे हैं, लेकिन सहनशीलता वो ताकत है जो आपको उस कुल्हाड़ी को तब भी पकड़े रहने की हिम्मत देती है जब आपके हाथों में छाले पड़ गए हों, तेज बारिश शुरू हो गई हो और पेड़ आधा ही कटा हो। कितनी गहरी बात कही आपने। बिल्कुल यही है। और इस पूरी यात्रा में हमें एक और बहुत अहम बात याद रखनी चाहिए। यह कोई एक बार का काम नहीं है। हैती की एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि पहाड़ों के पीछे और भी पहाड़ हैं। पहाड़ों के पीछे और भी पहाड़ हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब क्या जीवन हमेशा दुखों से ही भरा रहेगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन केवल संघर्ष है। इसका मतलब ये है कि जीवन एक निरंतर यात्रा है। जैसे ही आप एक बाधा को पार करते हैं, आपको लगता है कि अब सब ठीक हो गया, तभी एक नई बाधा आपका इंतजार कर रही होती है। और ये कोई बुरी बात नहीं है। बाधाएं ही वो चीजें जो जीवन को अर्थ देती हैं। बाधाएं ही हमें आकार देती हैं। बिना प्रतिरोध के मांसपेशियां मजबूत नहीं होती, और बिना चुनौतियों के इंसान का चरित्र नहीं निखरता। यानी हर नई बाधा हमें ये सिखाने के लिए आती है कि हमें आगे कहाँ जाना चाहिए। ये हमें हमारी उस क्षमता से मिलवाती है जिसके बारे में हम खुद भी नहीं जानते थे। तो जब हम इस पूरी चर्चा को समेटते हैं तो इस किताब का संदेश बहुत ही साफ और व्यावहारिक है। जब भी आपके जीवन में कोई संकट आए, चाहे वो दफ्तर में किसी प्रोजेक्ट का फेल होना हो, किसी करीबी से धोखा मिलना हो, या सेहत की कोई गंभीर समस्या हो, तो उसे एक दीवार की तरह देखने के बजाय एक उत्प्रेरक या दिशा सूचक की तरह इस्तेमाल करें। पहले अपनी धारणा को शांत करें, यथार्थ को स्वीकार करें, फिर जो काम वर्तमान में आपके हाथ में है उसे पूरी प्रक्रिया के साथ करें। और अगर स्थिति आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है तो अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति को मजबूत करें और उसे सहन करें। क्योंकि स्टोइसिज्म के अनुसार जो आपके रास्ते में खड़ा है, असल में वही आपका रास्ता है। इस पूरी बातचीत से जो एक बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो ये है कि हमारे अंदर परिस्थितियों को पलटने की बहुत बड़ी ताकत छिपी है। मैं आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले श्रोताओं के साथ एक विचार छोड़ना चाहूंगा। अगली बार जब जीवन में कोई बड़ी परेशानी आए और लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो बस एक पल के लिए रुकें और खुद से सवाल पूछें, अगर ये बाधा मुझे रोकने के लिए नहीं बल्कि मेरी दिशा बदलने के लिए आई है, तो वो नई दिशा क्या हो सकती है? बहुत ही सुंदर विचार है ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।